वालेकुम अस्सलाम। सर एंडोमेट्रियल पीसीओस में कितनी एंडोमेट्रियल थिकनेस हो कि हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी की तरफ जाएं? ज़ाहिर है कि जो स्टैंडर्ड टीचिंग है कि एंडोमेट्रियो पहले तो एंडोमेट्रियोसिस जो है उसकी डिस्कशन ड्यूरिंग फर्टिलिटी पीरियड फर्क है बनस्बत पोस्ट फर्टिलिटी, मैंने मेनोपॉज नहीं कहा, पोस्ट फर्टिलिटी पीरियड, दोनों में फर्क है। तो जगह ड्यूरिंग फर्टिलिटी पीरियड हम कुछ करना चाहते हैं तो स्टिमुलेट ओवरी, स्टिमुलेट, उससे एंडोमेट्रियम स्टिमुलेट होगी बराबर। तो so criteria of thickness of endometrium will be different during fertility period than post fertility period। और उसमें कितनी हो, जनरली स्पीकिंग अगर 8 मिलीमीटर हो तो हम उसको नॉर्मल जैसा समझते हैं, लेकिन उससे एक्सेसिव थिकनेस हो तो फिर हम सोच सकते हैं इवन आउट द एज ऑफ 30-35 के इसको इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये इसको हाइपरप्लेजिया कहेंगे हम। हाइपरप्लेजिया जो है वो किस तरह का है, या इवन बियॉन्ड हाइपरप्लेजिया कोई नियोप्लास्टिक डिजीज है। तो इसलिए मेरी नज़र में तो आप 8 मिलीमीटर को समझिए एक कट ऑफ लाइन, अगर उससे कम है तो कोई ऐसी बात नहीं, उससे ज़्यादा हो तो फिर कीजिए। आपने किताब में फर्क पड़ा हो तो मुझे बता दीजिए। सर ड्यू हर्ट्स में पढ़ा था कि 10 मिलीमीटर, उन्होंने कहा था मोर देन 6 तो इट इज नॉर्मल इन पीसीओस, मोर देन 10 मिलीमीटर 8 और 10 के दरमियान कोई ऐसा फर्क नहीं जी। है। I was being perhaps more conservative, तो उस निस्बत से। थैंक और यू सर। कुछ और इन्होंने किसी ने कहा कि नहीं जी 8 भी नहीं, 7 मिलीमीटर से ज्यादा हो। मतलब अगर आप थिकनेस बार बार देखें उतनी ही है, पोस्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड में भी देखें तो फिर जाहिर है कि आपको कुछ सोचना चाहिए। अगर पोस्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड में भी इतनी ही है जैसा 7 मिलीमीटर कहा गया अभी, तो फिर सोचिए, उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। जी आगे चलो। चलें, फिर 9:30 हो गए। फरज साहब ने पीसीओ पढ़ा है, मैं तो सब फर्टिलिटी पढ़ के आया हूँ, चूंकि पिछली दफा मुझे इमरान शफी ने कहा था जी सब फर्टिलिटी वो केस उन्होंने तैयार किया हुआ। मैंने कहा सब फर्टिलिटी नहीं, मैं तो अनीमिया तैयार करके आया हूँ। तो उस वक्त ये सब फर्टिलिटी जो है उसको मरियम एबटाबाद ने प्रेजेंट करना था। इसी देयर सर मारिया। मारिया जी सर। मारिया है, चले एबटाबाद से। नहीं सर, कराची से हूँ। ये कराची वाले बहुत तेज, किसी और को मौका ही नहीं देते, या वो लेते ही नहीं मौका, ये भी है। चलें, मारिया आपकी प्रेजेंटेशन से पहले मैं आपको 4-5 केस ऐसी सुना देता हूँ जो इम्तिहान में, उनमें से ही अगर सब फर्टिलिटी का केस है तो उस तरह की हिस्ट्री होगी। जी सर। लिख आप ये हिस्ट्रीज। पहली हिस्ट्री तो है कि मैरिड फॉर 5 years, एज 25 एंड और इस 5 साल में प्राइमरी इनफर्टिलिटी, बस उसकी फिर ज़ाहिर है कि सारी आपको डिटेल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन बताना होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा केस है एज 35, मैरिड फॉर 10 years, known case of endometriosis, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, पैरा 0+1 है, और उसकी हिस्टोसाल्पिंजोग्राफी आई है साथ लेके आई है। हिस्टोसाल्पिंजोग्राम इट शोज हाइड्रोसाल्पिंग्स। सो मैंने इसमें 2 प्रॉब्लम कही जो आपने डिस्कस करना होगी इम्तिहान में। एक मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोसाल्पिंग्स
दूसरा मैनेजमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। जी सर। तीसरा है एज 30, मैरिड फॉर 10 years, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, उसको या एजोस्पर्मिया है या सीवियर मीन हस्बैंड रिलेटेड है या सीवियर ओलिगोस्पर्मिया। चौथी हिस्ट्री हो गई सिमिलर एज 30, मैरिड फॉर 10 years, वो सारी इन्वेस्टिगेशन लाई है। इन्वेस्टिगेशन बेसिकली जो इम्तिहान में आपने देखनी है, जब मैंने कहा ना सारी इन्वेस्टिगेशन लाई है, तो आप फौरन पूछेंगे हस्बैंड का सीमन टेस्ट नंबर 1, फिर पूछेंगे कि ओवुलेशन के क्या टेस्ट हुए हैं, फिर पूछेंगे ट्यूबल पेटेंसी कैसे टेस्ट हुई। ये 3 सवाल आपने फौरन पूछने हैं। और चौथा है कि अब तक ज़ाहिर है 10 साल हो गए, अब तक ट्रीटमेंट क्या लिया है उन्होंने। ये 4 पक्के लिख लीजिए आप। जो पेशेंट आता है लंबी सी हिस्ट्री होती है उसकी, आपको कोई फोकस वो बात नहीं बताते, लेकिन आपने ये इन दिस ऑर्डर ये 4 क्लैरिफिकेशन उससे पूछनी है या इंफॉर्मेशन लेनी है। टॉप ऑफ द लिस्ट पे हस्बैंड का टेस्ट, फिर ओवुलेशन के क्या टेस्ट हुए हैं, नहीं हुए, कैसे हुए। वो किताब में 20 टेस्ट लिखे हुए, लेकिन आपने पूछना है। जी सर। और खास तौर पर तो साइकिल डे 21 का प्रोजेस्टेरोन लेवल, अगर और कुछ नहीं। ये सिंपलेस्ट आसान तरीन टेस्ट है। फिर इस तरह ट्यूबल पेटेंसी के टेस्ट क्या हुए हैं। जनरली मरीज हिस्टोसाल्पिंजोग्राम दे के आता है या लेप्रोस्कोपी। सोनोहिस्टोग्राफी इतनी अभी कॉमन नहीं है, पॉपुलर नहीं है, लेकिन वो इस ऑर्डर में। फिर अब तक ट्रीटमेंट क्या लिए हैं, एग्जामिनर को बताने के लिए ट्रीटमेंट। अगर कोई कुछ नहीं है, हिस्ट्री से को पता नहीं चला, कुछ नहीं, बहुत सारे मरीजों का बगैर इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट भी हो गया होता है। ट्रीटमेंट उसी ऑर्डर में, इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन, आपने क्लोमिफेन सिट्रेट सब खा चुके होते हैं, लेट्रोजोल सब खा चुके होते हैं। कोई सर्जरी ट्यूब रिलेटेड, और अगर हस्बैंड की प्रॉब्लम है उसका क्या ट्रीटमेंट हुआ। और आखिरी है जनरली स्पीकिंग वही कि उन तक डॉक्टर साहब सारे टेस्ट हो गए, एवरीथिंग, और ये चारों हो गए, तीनों, तो आपने उसको लेबल करना है। फिर अनएक्सप्लेन्ड है, इसका लेबल होगा अनएक्सप्लेन्ड, क्योंकि अगर कोई उन टेस्टों में निकली है वजह, फिर तो वो वजह का इलाज होना चाहिए। जनरली के डॉक्टर साहब मेरी ट्यूबर भी ठीक, खून के टेस्ट भी ठीक, FSH LH वगैरह, और मेरा सब कुछ ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड। आप कहिए कि मैं अब रिवर्स ऑर्डर में चल रहा हूँ, पहले अनएक्सप्लेन्ड वाले की बात करता हूँ। अनएक्सप्लेन्ड वाला जो है उसका आप कहेंगे कि I'll confirm all those investigations are correct, and that means सीमन, क्योंकि अनएक्सप्लेन्ड इसको लेबल करें, सीमन टेस्ट भी ठीक है, ओवुलेशन के टेस्ट भी ठीक हैं, ट्यूब्स के टेस्ट भी ठीक हैं, और सब कुछ ठीक है। तो अनएक्सप्लेन्ड का उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे आप कि पहले मैं A करूंगी, फिर B करूंगी, फिर C करूंगी।
ए में पहले तो उसको एक्सप्लेन करेंगे, काउंसलर करेंगे, फिर अब तक अगर नहीं हुआ इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन विद सीसी या लेट्रोजोल करेंगे। अगर उससे नहीं होता फिर हम IUI करेंगे 2 या 3 दफा। ये सब तीन दफा लिख लीजिए। ओवुलेशन इंडक्शन 3 दफा, अनएक्सप्लेन्ड करना, ओवुलेशन इंडक्शन 3 दफा करेंगे, मे बी विद क्लोमिफेन और लेट्रोजोल, फिर 3 दफा IUI करेंगे, और उससे भी ना हो तो फिर IVF करेंगे। ये अनएक्सप्लेन्ड था, आपने इस ऑर्डर में करना है। चलिए डॉक्टर मारिया, जी सर। अब आप इन पांचों में से कौन सी हिस्ट्री आप डिस्कस करना बेहतर समझेंगे? सर केस नंबर 1। कौन सी? नंबर 1 केस। नंबर 1। चलो ठीक। A patient age 25, married for 5 years, living together, come to your clinic for failure to conceive in 5 years. Okay, sir. बोलिए। I will introduce myself to the patient, take her introduction, reconfirm the details that are being provided to me. After asking her general biodata, I will confirm her LMP. Then I will ask the age and occupation of the husband and whether the coitus is satisfactory or is there any coital difficulty. Is husband's semen analysis report done? If yes, then I will like to review थोड़ा it. सा एक मिनट, क्वाइट फ्रीक्वेंसी और उसमें कमेंट ऐड कर दीजिए, हाउ मेनी टाइम्स इन ए वीक। Okay, sir. वो चूंकि यंग कपल्स जनरली दे इंडल्ज इन क्वाइटस 2 to 3 times a week, फिर उसमें वो कवर हो जाता है वो जो आप कहते हैं टाइम क्वाइटस, Okay, जी sir. ओवुलेशन टाइम पे होता है क्वाइटस के नहीं होता। अगर 2 से 3 दफा क्वाइटस होता है तो इसका मतलब इट pretty well covers the ovulation time। फिर उनको बताने की जरूरत नहीं कि मरीज अक्सर पूछते हैं डॉक्टर साहब इम्पोर्टेंट डेज कौन से होते हैं, और हम खाम खाम को स्ट्रेस में डाल देते हैं कि ये 12वां 13वां 14वां दिन बड़े इम्पोर्टेंट है। वो फिर वो उस कैलेंडर के हिसाब से बेचारे वो आपस में लड़ते हैं। तो आप ये कहिए कि क्वाइटस इफ इट इज 2 to 3 times a week it is normal। Okay, sir. Okay, so the coital frequency along with if the coitus is satisfactory or not, or if there is any difficulty. Then I will ask, is husband's semen analysis report is done? If yes, then I will like to review it on its count, motility and morphology. एक मिनट, ये वैसे तो ये ठीक है, यू पास, बट आई वुड से ये एक इन्वेस्टिगेशन है, हस्बैंड सीमन एनालिसिस। ये आप ये बिल्कुल उससे डेविएट ना कीजिए इम्तिहान में, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर आप कहीं पे मिस नहीं करेंगी। ठीक है सर। आपने सीमन एनालिसिस यहीं पे डाल दिया है हिस्ट्री में। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आपने क्वाइटस का पूछ लिया, ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस फिर आगे चले। और ये इन्वेस्टिगेशन के सीमन एनालिसिस हुआ नहीं हुआ, ये हम तीसरे हेडिंग में हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, तीसरा हेडिंग है इन्वेस्टिगेशन में ही डालेंगे हम। ठीक है सर। क्योंकि वो जो बात यहीं पे निकल आई कि जी उसको ओलिगोस्पर्मिया है, एजोस्पर्मिया, फिर आपकी हिस्ट्री उधर चल जाएगी। एंड मुमकिन है आप वो एजोस्पर्मिया ओलिगोस्पर्मिया की हिस्ट्री लेते बाकी डिटेल्ड हिस्ट्री भूल जाएं, मेंस्ट्रुअल साइकिल भूल जाएं, और उसके ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट भूल जाए, कुछ भूल जाए,
तो आप खा मुश्किल में पड़ जाएगी। ठीक है तो सर। इसलिए आप इम्तिहान में ये सिंपल सीधा रखें, कोई भी केस हो, हिस्ट्री, हिस्ट्री की बातें पूछनी है। फिर इन्वेस्टिगेशन सबसे आखिर में पूछने है कि जी अब तक क्या क्या टेस्ट हुए हैं, वो टेस्ट फिर नाम कर ले दीजिए। सीमेंट टेस्ट हुआ है, कोई खून का टेस्ट हुआ है साइकिल डे 21 पे, कोई और आपके एक्सरे उतरे हैं, उससे तो ऐसे ही पूछेंगे ना। जी सर। चले, आई एम सॉरी इफ आई एम इंटरप्टिंग यू No अगेन sir. एंड अगेन। No sir. चले, Okay, then I will ask, is her menstrual cycle regular with normal flow, its association with dysmenorrhea or intermenstrual bleeding? And has Good. any special investigations been done so far to check her ovulation status or tubal patency done? What fertility treatment has she received so far, and when the last time she took the treatment? देखे ना, Then I will ask her. एक मिनट, आपने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन से तो ओवुलेशन की बोली। जी सर। अगर आप हेडिंग इन्वेस्टिगेशन में आती तो हर चीज का टेस्ट पूछती आप, जो सीमन टेस्ट वहां पूछ रही थी, यहाँ पहले वो पूछती, फिर ओवुलेशन पूछती, फिर ट्यूब्स का टेस्ट पूछती। जी सर। तो इस तरह से मत जंप कीजिए इधर उधर, आपने सिर्फ वो पूछ के और बात को आगे चला दिया, ऐसा नहीं। सारी इन्वेस्टिगेशन मैंने अभी भी बोला कि सीमन का टेस्ट, ओवुलेशन का टेस्ट, ट्यूब्स का टेस्ट और ट्रीटमेंट, ये चार चीजें आपने आखिर में सब जरूर पूछनी। चले, ठीक है सर। आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछ लिया, रेगुलरिटी पूछ ली। सर, its association with dysmenorrhea. If she is complaining of dysmenorrhea, then I will further ask her whether it is before the onset of menstruation or during from the start of menstruation or throughout menstruation. Then I will also ask her about intermenstrual bleeding, dyspareunia and postcoital bleeding. I will further ask her about chronic pelvic pain with foul-smelling discharge, any symptoms of weight gain or weight loss, heat or cold intolerance, any neck swelling, any breast discharge with vomitings, headache, or visual disturbances, along with history of TB. Then I will ask her whether she has any other comorbidities for which she is also on treatment. Her history of pap smear, any history of contraception, and history of surgeries, family history of subfertility, whether she is allergic to any drug or food item, whether she smokes or drink alcohols or any recreational drugs. Then in the end, I will ask her what fertility treatment has she received so far, and when the last time she took the treatment, and all the investigations of herself and the male partner done so far. I would like to review it. Good. Then I will move on with the examination. On examination, first I will check the BMI, then the vitals of the patient, ruling out pallar, jaundice, and cyanosis. Along with that, I will also assess her for any hair on the upper lip or the chin. If there is evidence of it, then I would further quantify it according to the Farriman-Galloway score. Presence of acne, any dark patches like acanthosis nigricans at the nape of the neck or underneath the breast or the underarms, and presence of truncal obesity. I will also examine her thyroid, then the breast examination, and after the systemic examination, I will move on to the abdominal examination. In inspection, I will assess the normal contour of the abdomen for the presence of any scar marks, visible pulsations on superficial and deep palpation. Will look for any tenderness, particularly in the lower abdomen or the flanks. आपने ये सारा बिल्कुल सही बोला है, नंबर इसके 0 हैं, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन जो आप पूछ रही हैं या बता रही हैं, एब्डोमेन, डीप पैल्पेशन, सुपरफिशियल पैल्पेशन वगैरह वगैरह वगैरह, ये तो एक 3rd ईयर का लड़का है जो खड़ा होके बोल रहा है। तो इसलिए आपका ये सारा कुछ फोकस्ड होना चाहिए। मैं तो आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी कि अगर आप कहते हैं मैं उसका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करके आई लुक फॉर, जैसा आपने बोला, एनी साइंस ऑफ पीसीओ। मैं बात भी ना बीच में बोलता पीसीओ में क्या होता है, एनी साइंस ऑफ, आपने बीएमआई बोला, पीसीओ बोला, और एनी अदर एबनॉर्मलिटी विजिबल।
आफ्टर रूटीन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, क्योंकि हम एक्सपेक्ट तो करते नहीं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में कोई खास बात। आई विल मूव ऑन, क्योंकि आपको टाइम बचाना है उसकी डिस्कशन इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट पे, उसके लिए टाइम बचाना है। ये डीप पल्पेशन, सुपरफिशियल पल्पेशन, ये इनको इकट्ठा कर दीजिए। आई विल डू जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, BMI, any signs of PCO, and then examine her breast and abdomen. बस ठीक है सर। ताकि आपके पास टाइम बचे इस पेशेंट की मैनेजमेंट जो एग्जामिनर के साथ आपने डिस्कस करनी है, उसके लिए टाइम तो वही है जो 8-10 मिनट होते हैं। उसमें आप ये एब्डोमेन, चेस्ट, शुक्र है चेस्ट के हार्ट लंग्स की तरफ नहीं गई आप। तो कि मैं जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगी, सिस्टमिक करूंगी, और फिर इफ नो एब्नॉर्मलिटी आई विल मूव ऑन टू इन्वेस्टिगेशन। चले, हम आप समझते होंगे, मैं पता नहीं कितना सर आपकी आवाज कट रही है। कि आप आ रही है आप आवाज? इमरान, मेरी आवाज को क्या हो गया है? आपकी आवाज क्लियर है, उनके इंटरनेट का मसला है मुझे लगता है। आपकी आवाज ब्रेक नहीं हो रही। अब आ रही है आवाज ठीक? जी सर आ रही, सर आवाज आपकी आ रही। तो उनको क्यों नहीं जा रही? सर अब आ रही है, अब आ रही है। चलो, तो मैं ये कह रहा था कि आप आदत बनाइए कि जो स्पेसिफिक आप बात जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में निकालना चाहते हैं वो बोलें, ताकि बात आगे चलती जाए। आप अपना टाइम इस तरह की बातों में जाया करते हैं। फिर मैं कहा करता, जब पढ़ाया करता था, पढ़ा तो अब भी रहा हूँ, कि गायनिक पेशेंट में उसका ट्रीटमेंट मुकम्मल करके उसको घर भेजना है इम्तिहान में। ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट में उसकी डिलीवरी करके बच्चे को और माँ को घर भेजना है, बल्कि कॉन्ट्रासेप्शन तक लेके जानी है बात, फिर आप पास होते हो। आप ये अपना वक्त जाया कर देते हो। डीप पैल्पेशन, सुपरफिशियल पैल्पेशन, यस, अगर उसका एब्डोमिनल मैस है कोई, मुझे ठीक लगता है ये बात, और कोई इस तरह की बात है, टेंडरनेस की बात है, तो ठीक लगती है बात। लेकिन ये तो प्राइमरी इनफर्टिलिटी है 5 साल की, उसमें तो जनरली आपने ठीक बोल दिया, उसका वेट, पीसीओ, ये वो है, ये तो ठीक बोल दी, लेकिन और ना वो किसा, ये आदत बनाए, आप आदत बनाए, सिर्फ इसकी नहीं है। जो आपकी प्रॉब्लम बताई गई है एंडोमेट्रियोसिस, तो एंडोमेट्रियोसिस रिलेटेड सवाल पूछने हैं, उसी के रिलेटेड एग्जामिनेशन करना है। एंडोमेट्रियोसिस में होगा कि एग्जामिन lower abdomen for any tenderness or any mass, full stop, then do pelvic examination, जो भी उसमें होता है। अब इसमें जो कि ये 5 साल की इनफर्टिलिटी है, आपने डिटेल हिस्ट्री ले ली, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन एक फिक्रे में बोल दो, एक फिक्रे में सिस्टमिक एग्जामिनेशन बोल, बात को आगे चलाओ। सर एक दफा एग्जामिनेशन फिर से बता दूं मैं इसकी? अब फिर से बोल दो, बिल्कुल बोल। ठीक है। Sir, on examination, I will calculate the BMI. After the detailed general physical examination, I will look for signs of PCOS, perform the abdominal examination, and move on to the pars speculum and the vaginal examinations. Good. बस ये देखो, तो आपने 5 सेकंड लगाए हैं इसमें। ठीक है सर। आपने इतना टाइम बचा लिया फॉर डिस्कशन, सेव टाइम फॉर डिस्कशन। ठीक है सर। चलें। So now in investigations. In investigations, I want her husband's semen analysis report, if available, with date. And I want to, in the semen analysis report, I want to know the count, motility, and morphology. Let examiner ask you that. आप सिर्फ एक I'll ask whether she had her husband's semen test done, and लेटेस्ट रिपोर्ट उसकी देखूंगी, फुल स्टॉप। ठीक है, आगे चलो। एंड देन आई क्योंकि अगर आप सेमन के टेस्ट के ये डिटेल में जाएंगी, काउंट कितना है,
मोटिलिटी कितनी है, मॉर्फोलॉजी कितनी है, कोई और एबनॉर्मलिटी, आपका आधा मिनट इसमें खामखा जाया हो गया। हमें तो टाइम बचाना है फॉर डिस्कशन विद एग्जामिनर कि इसका करना क्या है मैंने। जो इस पेशेंट का ट्रीटमेंट मुकम्मल करके बच्चा घर भेज देगा वो पास हो जाएगा। जड़ा हाली हिस्ट्रोते ही है। अब ये इसी तरह सीमेंट टेस्ट की डिस्क्रिप्शन पे भी है, उसका ट्रीटमेंट कहाँ मुकम्मल हुआ? ट्रीटमेंट तो शुरू ही ना हुआ। जी सर। आप कहेंगे मैं आज कहाँ फंस गई? नो सर, नो, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सर। नहीं, ये एक फर्टिलिटी रिलेटेड नहीं मैं कह रहा, जो Overall, भी जी आपका सर। टॉपिक पेशेंट की एंडोमेट्रियोसिस है, ओवेरियन ट्यूमर है, फाइब्रॉइड है, उसके रिलेटेड बातें कीजिए और फटाफट फटाफट, ताकि आपके पास 2-3 मिनट उसकी मैनेजमेंट के डिस्कशन के हों। फिर मैनेजमेंट करके पेशेंट को ठीक करके घर भेजो और आप भी घर जाओ, पास हो। अगर आप मैनेजमेंट से पहले ही घंटी बज गई है तो आप कैसे पास हो सकते हो? अभी आप उसकी हिस्ट्री करवा रहे हो, घंटी बज गई क्योंकि आपने वक्त ज़ाया किया था फिजिकल एग्जामिनेशन हिस्ट्री पे। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई तो ट्रीटमेंट तो बड़ी ही दूर की बात रह गई। आदत बनाइए, आदत बनाइए, आदत बनाइए प्लीज, कि जो आपका पेशेंट का हेडिंग है उसके रिलेटेड बातें करते जाइए। हिस्ट्री में, फिजिकल एग्जामिनेशन में, इन्वेस्टिगेशन, फिर ट्रीटमेंट, फिर आप पास होते। क्योंकि टाइम थोड़ा लिमिटेड है, 8 से 10 मिनट। जी सर। चलें फिर। ओके, इसका एंड सारा कुछ हो गया। ऑल इन्वेस्टिगेशंस आर नॉर्मल। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है सर। Okay, sir. If all investigations are normal and the patient is of 25 years of age with 5 years of subfertility, then I will counsel the patient with her husband. Then that according to the after her history, examination, and investigations, no cause of subfertility could be found out. So that makes her a case of unexplained primary subfertility. मैं थोड़ा सा आपका फिक्र दुरुस्त कर दूं डॉक्टर? जी सर। जी सर। क्योंकि नो कॉज, आप ये कहिए up till now all investigations show that there is no known cause for her subfertility. एक तरह से अनएक्सप्लेन्ड ही हो गई ना ये भी। जी सर। अगर हमने सारी इन्वेस्टिगेशन ठीक कर दी And then, sir, I will first ask her what the last treatment she took for her subfertility. I would like to know the details of it. Like if she has already tried ovulation induction, then I will ask through what drug and for how many cycles, and whether the follicular tracking was done or not, whether she was ovulating or not. I would like to know the details of it. And ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फिक्र आपने बोला। हम इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट का बात ये समझते हैं कि प्रेगनेंसी इज द टेस्ट। प्रेगनेंसी इज नॉट द ओनली टेस्ट। ये आपने जो बोला बहुत अच्छा फिक्र बोला कि वेदर शी रिस्पोंडेड बाय ओवुलेटिंग टू दोस ड्रग्स और नॉट। हम बहुत अच्छा बोला। जो ओवुलेशन हुई है फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई तो इसका मतलब हम कुछ और करेंगे ओवुलेशन के अलावा। चलें। सर तो ये पेशेंट ने क्या ट्राई किया था अब तक? जी मतलब मैं इसको किस सर मैं सिनेरियो को मतलब किस तरह लेके चलूं? व्हाट हैज शी ट्राइड सो फार? हाँ तो अब तक जो ट्रीटमेंट हुआ है आई विल फाइंड आउट डिटेल्स एंड द रिजल्ट ऑफ दैट ट्रीटमेंट। ठीक है। ये और फिर अगर वो नहीं हुआ तो फिर आप जो भी आपका प्लान ऑफ एक्शन, मैंने अभी भी अनएक्सप्लेन का बोला, तो वो शुरू कर देंगे कि अगर अब तक कोई कामयाबी नहीं हुई आई विल टेल हर
that our plan will be first to try induction of ovulation. Then if that doesn't work, then IUI. If that doesn't work, then IVF. ठीक है. ये 3 अल्फाज बोलने हैं. एग्जामिनर का दिल करेगा तो आपसे पूछ लेगा IUI कैसे करेंगे, कितनी दफा करेंगे, IVF कैसे होता है, कितनी दफा करोगे, क्या करोगे, वो लेट आपने बोल दिया है. अब जो चाहे तो एग्जामिनर पूछे. ठीक है. वरना आपका तो ट्रीटमेंट आई विल डू दिस मुकम्मल हो गया. अभी 2 मिनट आपके पास और बच गए. आप 2 मिनट पहले पास हो गए. सर मैं इनकी मैनेजमेंट बोलती हूँ फिर से. I will counsel the couple that in view of their history, examination, investigations, no known cause of subfertility has been found in their case, so that makes them a case of unexplained subfertility. Then I will review the record of the treatment taken and when and the last time that it was taken. If she has not taken ovulation induction at all, then I would like to start her on ovulation induction, preferably with clomiphene citrate, starting from 50 milligrams, escalating it up to 1. फिर वही बात क्यों जाती हो डिटेल में. Induction with CC, full stop. Induction with CC. If that does not work, then sir, each month I will assess the patient in terms of her ovulation and pregnancy. बहुत अच्छा है. If with maximum dose of the CC I'm achieving the leading follicle of 18 to 20 mm, but she's not conceiving yet, then I would like to counsel her and move on to the assisted reproductive technique. But if with CC alone I'm not achieving the leading follicle of 18 to 20 mm, then I would like to try my second option of aromatase inhibitors, that is letrozole. Starting off from the minimum dose, escalating it up to the maximum dose, and again each month I will be evaluating her for ovulation and pregnancy both. If with both if I'm not achieving the adequate follicle size with both of my options of CC and letrozole, that I may try her on injection HMG, gonadotropin injections in the next cycle. Even with injectables, I'm not being able to achieve the maximum maximum ovulation follicle, then I would like to review her whether she has ovarian reserves or not. So I may go for the AMH even if at 25 years of age in her case. But if with maximum even with the dominant follicle she's not conceiving, then my other option will be assisted reproductive technique in her case. IUI उस पे नहीं आता, ART का हिस्सा नहीं है जो आप पहले करेंगी. Okay, sir. Then I suggest IUI. If IUI doesn't work, then बस ये 2 लफ्ज बोलने हैं. Okay, sir. चलें. गुड. लेकिन आपकी सारी डिस्कवरी ये बड़ी देखना, ये एक ट्रेजेडी की सिचुएशन हो जाती है. आपको सारा इल्म है, सब कुछ है, पर इम्तिहान में चूंकि वो इल्म आपने डाला नहीं एग्जामिनर की झोली में, तो वो आपको नंबर पूरे नहीं देता. तो आप ये तो इसलिए वो सब्जेक्ट को आप 8 से 10 मिनट है तो 8 मिनट में ट्रीटमेंट मुकम्मल करके घर भेजने की बात करो, फिर आप पास हो. फिर आप पास, क्योंकि आपने नाम सब चीजों के ले लिए हैं. जी सर. अगर आप वही क्लोमिफेन सिट्रेट की स्टिमुलेशन, मॉनिटरिंग, फॉलिकल साइज, फिर ये उसी में घुसे रहे तो IUI IVF का नाम ही ना लिया तो फिर आपको पूरे नंबर नहीं मिले. चले, ये आधा घंटा में इसमें. गुड डॉक्टर मारिया, गुड. थैंक यू सर. Try to be more focused onto the problem than wasting your time in unnecessary information. जी सर. थैंक यू सर. मैं चाहूंगा 2 केस और करें आज कम से कम. नेक्स्ट वॉलंटियर कौन है?
Any volunteer? Yes, sir. आप भी मारी हो? मैं हिना सर. No. Good. आप कहाँ से बोल रही हो? कराची से सर. कराची. सब कराची वाले हैं. तो पास नहीं होते ना कराची वाले, क्या करें. नहीं नहीं, इंशाल्लाह पास होंगे. ऐसी क्या बात है? इंशाल्लाह. आप कौन से हॉस्पिटल थे? सर मैं सर आगा खान से ट्रेन किया. आगा खान से हो? जी. तो क्यों फिक्र है? आगा खान वाले सुना तो फेल ही कोई नहीं होता. चलो अल्लाह माशाल्लाह. पास करेगा सर इंशाल्लाह. विश यू बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. चले फिर मैं आपसे मुश्किल सा केस डिस्कस करता हूँ. ये नंबर 2 जो था, एज 35, married for 10 years, a known case of endometriosis, para 0+1, last miscarriage was 5 years ago. She had hysterosalpingogram done, which shows hydrosalpinx. जी सर. मैं स्टार्ट. दोहरा दूं? नहीं सर, मैं स्टार्ट करूं सर. जी बिल्कुल कीजिए. Assalamu alaikum. I'm Dr. Hina, ready for the structured discussion. The case that is provided to me, I will confirm the scenario and will confirm the patient demographics, in which I've given that the patient is married since 10 years and she is been diagnosed for the endometriosis. I will confirm that is it her first marriage? What is the age of the husband? Has the husband fathered the child before? Is the husband having his first marriage? What was her last menstrual period, and what is about the regularity of her menstrual cycles? Is that the menstrual cycles are normal? What is the cycle? Is she having any problem in her menstrual cycle? Is she having pain in the menstruation? If she is having any pain with the menstruation, is it before the periods or is it with the periods? And since how long that pain remains? Is she having any difficulty in the coitus? After that, I will confirm that what is the frequency of the coitus, and is she having any difficulty with that? After that, I will the presenting complaint of the patient is that she is having secondary subfertility. I will ask that the details about of her miscarriage, that when did she had that miscarriage, and what was the method of termination of that miscarriage. After that, I will ask the patient about any history of the vaginal discharge. एक मिनट डॉक्टर है ना, या इस आप you're doing well, लेकिन एक फिक्रा ऐड कर लीजिए कि चूंकि हाइड्रोसाल्पिंक्स है उसको, कि आफ्टर मिसकैरेज did she have any fever or infection? क्योंकि हाइड्रोसाल्पिंक्स जनरली फॉलो सम PID, तो PID का कॉमनेस्ट कॉज इज STI और पोस्ट अबॉर्टल. चले आगे चले. Okay, sir. Okay, sir. After that, I will ask that did she had any investigation before, and what was the treatment that has been taken up till now. After that, I will ask her past medical and surgical history. यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि मैंने 2 प्रॉब्लम आपको बता दी गई. जी सर. What treatment she had for endometriosis and what treatment she had for her, क्योंकि हाइड्रोसाल्पिंक्स पहले से डायग्नोज्ड है, तो what treatment she had. Yes sir. Okay ये sir. फोकस होना चाहिए, ताकि आप जो इनका ट्रीटमेंट हो चुका है वो रिपीट नहीं करेंगे, आगे चलेंगे. सर एक बात जी मैं भी सर. ऐड कर दूं इसमें बिल्कुल कि सर. But सॉरी जी, सर, जी. एक बात मैं भी ऐड कर दूं इसमें कि एनी ट्रीटमेंट टेकन फ्रॉम लोकल मिडवाइफ और एनी डाइट ट्रीटमेंट टेकन, क्योंकि 10 इयर्स की सबफर्टिलिटी है तो वो भी बहुत कॉमन है हमारे यहाँ. जी बिल्कुल आपने सही कहा. वो इन्फेक्शन की जो बात हुई थी, वो तभी मैंने अबॉर्शन को
कहा ऐड ऑन कीजिए कि पोस्ट बॉटल इन्फेक्शन है या नहीं, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि पोस्ट ट्रीटमेंट भी हो सकती है क्योंकि हमारी डाइज बहुत कुछ करती है। लेकिन यहाँ पे जो मैं पॉइंट बनाना चाहता हूँ कि इनफर्टिलिटी या सबफर्टिलिटी तो है उसको, लेकिन मैंने 2 प्रॉब्लम जी तो उनका भी ट्रीटमेंट क्या हुआ ये पूछना जरूरी है, और उसका फिर पॉसिबली रिजल्ट क्या हुआ। ये जो इम्तिहान में कोई मेडिकल प्रॉब्लम ऐड कर दी जाए तो उसका एक फिक्रा जरूर बोल दीजिए जी उस सर मेडिकल प्रॉब्लम का अब What- तक क्या ट्रीटमेंट हुआ है और क्या रिजल्ट हुआ। what चलें। treatment she has taken up till now for the endometriosis and hydrosalpinx. हाँ, After बस that, I will ask about the past medical and surgical history, any drug history, drug allergy, and support at home. After that, I will also inquire about the family history, fertility with the siblings. Then I will proceed to her examination. On examination, I would like to see her BMI. Then we'll take her vitals, and then I will move on to the abdominal examination, on which I will do the inspection. After that, I will do the palpation or superficial and the deep. I will look for any abdominal mass palpable. If any mass is palpable, then I will look for the consistency, size, height, mobility, and is the mass reachable below or not. After that, I will proceed to the speculum examination, on which I will look for the health of the vulvovagina and any vaginal discharge present. If vaginal discharge is there, then I will like to take her high vaginal swab for culture and sensitivity. Will look for the color of the discharge and will look for the health of the cervix. After that, I will proceed to the bimanual examination, on which I would look for the size of the uterus, any mass present, and is it fixed with the uterus or separated with the uterus. Then we'll look for the mobility of the uterus and tenderness. After that, I will look for the bilateral fornices and their fullness. So should I proceed? जी जी चलते जाइए मैं टाइम कर रहा हूँ। Okay, then I will move on to the Okay, then I will move on to the investigations. After asking for the baseline investigations, I will proceed to the specific investigations, in which I would like to ask the TLC count and the CRP. After that, if the patient is running infection. After that, I will proceed to her transvaginal scan, on which I would like to look for the uterine size, any endometrial pathology, bilateral adnexal masses if present, and ovarian or any ovarian pathology, and any fluid in the cul-de-sac. After that, I will proceed to the and I also like to comment on the bilateral tubes. After that, I would like to ask other investigation, including the day 2 FSH of the patient and day 21 of the day 21 progesterone, thyroid stimulating hormone, and prolactin. बहुत देर पहले आप फेल हो गई। And if any laparoscopy has been done up till now. मेरा फिक्रा नहीं सुना, आप फेल हो चुकी Sorry sir, नहीं वो सर आवाज नहीं आई जी सर। अजब बात है जब मैं ऐसी बात करता हूँ आप फेल हो अब आ चुकी, गई सर। आप फेल हो जी चुकी जी हैं। सर। अब सोचिए क्यों। जी सर प्लीज बताइएगा सर। कोई और बोलेगा क्यों मैंने फेल कर दिया? हाँ ये बोला डॉक्टर सना अली मलिक, उन्होंने बोला बाबा आपने सीमेन एनालिसिस नहीं किया, जो नंबर 1 इन्वेस्टिगेशन है। आपने बोला सर सॉरी मुझे लगता है बीच में इमरान ने की गल है यार है ना आवाज। सर सॉरी मुझे लगता है और आपकी मेरे तक नहीं आई उस दौरान, सॉरी।
सीमन एनालिसिस आपको नंबर 1 इन्वेस्टिगेशन बोलनी चाहिए। हाँ जी सर, बिल्कुल ये गलती की कि नंबर 1 पे रखना चाहिए। जी सर। हमेशा इनफर्टिलिटी में जब इन्वेस्टिगेशन बोले सबसे पहले सीमन बोलो, सबसे पहले सीमन बोलो, सबसे पहले सीमन बोलो। जी सर, थैंक यू सर। जी सर। वो आप यू रिमेन फोकस्ड ऑन एंडोमेट्रियोसिस एंड हाइड्रोसाल्पिंग्स। बाबा इनफर्टिलिटी की इन्वेस्टिगेशन में टॉप ऑफ द लिस्ट पे सीमन सीमन सीमन। जी सर। वो नहीं बोला आपने, हालांकि आप ठीक ठाक चल रही थी तो, लेकिन नहीं। चले सीमन का लफ्ज बोलना चाहिए। अब बोले आगे जी चले। जी सर। जी सर, I would like to ask the husband's semen analysis with बस date. I like to make sure that semen is normal. बस चले आगे चलो, इधर ही आ जाइए वापस ना। हेलो, After that, रिज्वाइन करें आप okay सर, sir, thank you sir. Ask about लोकेशन चेंज करें। अच्छा अच्छा मैं करती हूँ। राना ओके ओके मैं करती हूँ। कम्युनिकेशन कोई प्रॉब्लम है? सर वो डॉक्टर के एंड पे इंटरनेट का प्रॉब्लम है, हमारा ठीक है सर। अच्छा चलो, चलिए डॉक्टर हिना आगे चलिए चलिए चलिए, क्योंकि हमने काफी 10 मिनट तो पूरे भी कर लिए, फिर भी चलिए, चल इसको मुकम्मल कीजिए जल्दी से। हेलो, ये तो बिल्कुल ही गायब हो गए। सर वो रिज्वाइन करेंगे, एग्जिट किया उन्होंने। क्या किया है? सर अभी एग्जिट किया है इंटरनेट ठीक करने के लिए, अभी रिज्वाइन करेंगी वो, एक 2 मिनट लगेंगे सर। चलें फिर कोई और बात कर लें। सर तब तक अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, आवाज आ रही है सर? आप हिना बोल रही हो? जी जी सर। चलो आ गई, अब वापस चले, अब ठीक है, अब मुझे तो आ रही है अब। जी सर अभी क्लियर है सर, शायद सॉरी सर कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था बीच में। चलो कोई बात नहीं, चले। जी सर, after that sir, semen analysis after that I would like to ask about any hysterosalpingogram done, in which I would like to see the patency of the bilateral tubes. जो वो मैंने बोला उसमें नजर आ गया हाइड्रोसाल्पिंग सब्स। ठीक है सर। सर ये क्वेश्चन करना चाहिए राइट साइड का लेफ्ट साइड का? डजंट मैटर। ठीक है सर। आप आफ्टर दैट यूनिलैटरल बायलैटरल ये कैसे? जी okay sir, thank you. Unilateral or bilateral. After that I will ask about any laparoscopy done before. हाँ, आप ये कहिए, how was endometriosis diagnosed and treated? बस। Okay sir. How was endometriosis diagnosed and treated? Any hysterosalpingogram done to see the hydrosalpinx, unilateral or bilateral? ठीक, चले Sir. कंफर्म हो गया कि उसको हाइड्रोसाल्पिंग्स है, फिर कैसे ठीक करेंगे? sir. आगे क्या करेंगे? Okay, then sir, I will proceed to the management. Before that, I will counsel the patient, and I would like to counsel the patient with her husband. And after that, I will proceed that she is having unilateral hydrosalpinx. And sir, वो endometrioma है scan के ऊपर? स्कैन पे कोई कोई 7-8 मिलीमीटर की सिस्ट है, बस सेंटीमीटर। Okay, then I will counsel that most probably because all her investigations other than the ultrasound and HSG provided to me are normal. So most probably the reason for her subfertility is the endometrioma and the hydrosalpinx. So I will counsel her and the couple that I would like the patient to go under laparoscopy, in which we will do the unilateral ovarian cystectomy and unilateral salpingectomy और क्लिपिंग or clipping. और Okay sir. Or clipping after and
we like to grade endometriosis. Okay, sir. And would like to grade endometriosis. So yeah, if any. Laparoscopy objective होगा. चलो जी. और सर ये भी बोलें सर 3 चीजें बोलेंगे जैसे आपने कहा कि we will on laparoscopy I will do the self injectomy or clipping. I will do the unilateral ovarian cystectomy, and I will if any other endometriotic spots present, I will like to take the biopsy for that, or I will do the adenolysis if present. Good. वही grade करके उसको I like to grade endometriosis and accordingly deal with it surgically during laparoscopy. बस. Okay, sir. Thank you, sir. And then after that, after 2 to 3 months, I will keep the patient on OCP for the ovarian suppression. After that, I will give the ovulation induction to the patient, and will do the follicular tracking. यहाँ कही है ना कि further management of this patient depends, number 1, health of the other tube, number 2, grade of endometriosis, number 3, अब तक जो ट्रीटमेंट लिया गया है. ये 3 बातें बोल के फिर आप डिसाइड करेंगे कि उसका फर्दर ट्रीटमेंट क्या करना है. मैं बोलता हूँ फिर. जी सर, प्लीज. After laparoscopy, I will evaluate number 1, health of the other tube, चूंकि unilateral. Number 2, grade of endometriosis. ठीक. And number 3, इसके अलावा up till now the treatment she had taken for her subfertility. Okay sir. अगर उसने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, फिर आपका ट्रीटमेंट जो बता रहे थे वो ठीक है. सही सर. अच्छा, अगर उसने ऑलरेडी ट्रीटमेंट ये लिया हुआ है तो फिर कुछ नहीं हुआ तो then we'll proceed with ART और IVF ICSI जो भी आप करना चाहेंगे. ठीक है सर. अच्छा सर, इसमें ओवेरियन सप्रेशन करेंगे सर? हम जो है ना कई लोग मेडिकली स्पीकिंग ये है कि सर्जरी के बाद ये इसका कोई खास फायदा नहीं है. सही सर. ठीक है सर. सर एक स्कूल ऑफ थॉट है कि सर्जरी के बाद जो है ना हमें तकरीबन 2 to 3 मंथ्स जो है ना वो ओवेरियन हीलिंग के लिए चाहिए. और दूसरा थॉट है कि इनका कोई खास फायदा नहीं. ये बोल दीजिए. It will fetch you extra power. सर क्या बिफोर प्रोसीडिंग विद द सर्जरी क्या हमें इस पेशेंट का AMH लेवल चेक करना चाहिए था? बिकॉज अगर AMH कम होगा तो वी विल नॉट गो फॉर सिस्टेक्टमी. वो रूटीन इन्वेस्टिगेशन हम चल पड़े. ओवुलेशन का उसका स्टेटस क्या है, ये कुछ भी करने से पहले आपने, तभी मैंने सीमन पे इनको कहा था, आप बोलिए सीमन कुछ भी करने से पहले सीमन देखूंगी इन्वेस्टिगेशन में, उसके ओवुलेशन के टेस्ट क्या हुए हैं वो देखूंगी, और फिर ट्यूब पेटेंसी के लिए ये हाइड्रोसाल्पिंक्स निकाला गया, क्या सिर्फ उसका हिस्टो हुआ है, लेप्रोस्कोपी मेथड ऑफ डायग्नोसिस वो देखूंगी, फिर डिसाइड करूंगी मैंने आगे क्या करना. हम वापस चले जाएं इस पे. आई वुड लाइक टू कि इसका ट्रीटमेंट डिस्कस कीजिए. जी सर. On the further treatment of the patient will depend on the health of the tube, the grade of the endometriosis, and the treatment that is taken up till now. Good. Okay, sir. After that, I will give the option to the patient. If she had no treatment, then I'll do this. Okay, sir. If she has treatment, I'll omit that and proceed further. Okay, so she is 35 years of age and she is having the subfertility of 10 years. So why do sir waste her time and sir take her directly to the ICSI or IVF? बिल्कुल आप ठीक है, इस तरह बोलेगी तो ठीक है, that's acceptable. ये acceptable. Okay, sir. Yes, I can, although I can provide her the ovulation induction and intrauterine insemination, but as the patient is 35 years of age and she has taken the various treatment and and her subfertility is of 10 years, so I will take her directly to the IVF or ICSI. Good, very good. So आप ये बताइए कि उसका एंडोमेट्रियोसिस एक आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया?
अच्छा सर, एंडोमेट्रियोसिस का ये कि हमने सर आपने बताया था कि स्कैन के ऊपर उसका जो है ना वो एक एंडोमेट्रियोमा था 7 to 8 centimeter, and we have removed that endometrioma. Then on laparoscopy there were the grade, sorry I missed the grade, sir, if you have provided. गुड। और इन केसेस में बिकॉज आपने एज फैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट बोला, 35 से बियॉन्ड जाएं तो फिर फर्टिलिटी लोअर होती जाती है, इसलिए बोल दीजिए एज शी इज 35 so there is urgency for treatment of fertility. Okay sir, as she is 35, so there is urgency for the treatment of fertility, so I will take her on the in vitro fertilization or ICSI. गुड। चल वो आपने कर दिया, उसका सब कुछ सक्सेसफुल था, हमने 10 एग्स उठाए, उसमें से 8 एम्ब्रियोज बन गए, फिर क्या करेंगे इसका? अब हम ART की तरफ चले गए, जो मैंने लिखा है कि आप को अभी तो 5 मिनट रह गए, उसमें मैं कवर नहीं कर सकता कि जब सब फर्टिलिटी की बात हो आपको IVF की डिटेल आनी चाहिए, उसके साथ ही PGT, T फॉर टॉय, इसकी पता होना चाहिए क्या है, और लास्ट बिट आपको OHSS, ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम, इसके वेरी ब्रीफली ट्रीटमेंट और उसकी कॉम्प्लिकेशन आनी चाहिए। ये सर एक क्वेश्चन का सर प्लीज बताइएगा, सर आपने PGT बोला, इसमें सर अगर कोई पेशेंट का कोई फैमिली हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक सिंड्रोम नहीं है और पेशेंट के कोई ऐसे मल्टीपल मिसकैरेजेस वगैरह नहीं है, सेकेंडरी सबफर्टिलिटी नहीं है, तब भी हम PGT सर इसमें एडवाइस करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि PGT की कॉस्ट डबल हो जाती है IVF से। जी सर। तो इसलिए वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सो PGT रूटीनली नहीं करेंगे, जैसा आपने कहा, अनलेस देयर इज सम इंडिकेशन फॉर डू इट। ओके थैंक यू सर। चलें, देखिए अभी है 4-5 मिनट, मैं समराइज कर दूं आपको। गुड डॉक्टर, गुड, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। सर हमारा जो केस था एग्जाम में सबफर्टिलिटी का था, उसमें पेशेंट को IVF के लिए काउंसिल करना था, लेकिन वो पेशेंट ये बोल रही थी कि IVF में अफोर्ड नहीं कर सकती, तो क्या ऐसे पेशेंट में हम डायरेक्टली अडॉप्शन या दूसरे ऑप्शंस के पास जाएंगे? मतलब बिल्कुल आपने सही कहा। चल मैं यही डिस्कस कर। नंबर 1 इसमें जी सर, एक नंबर 1, आपको IVF की काउंसलिंग जरा अच्छी तरह रिहर्सल कर लेनी चाहिए 1-2 मिनट में, बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव एंड इट इज एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल ट्रीटमेंट एंड उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी है, और फेलियर रेट तो बड़ा हाई है। बेस्ट सेंटर्स में भी 50 to 60% सक्सेस रिपोर्ट की जाती है, जो 70% कहते हैं वो बढ़ा के कह रहे हैं, सिलेक्टेड डेटा है उनका। जनरली 50% अच्छे सेंटर में 60% सक्सेस रेट है, तो लाखों का इलाज है, 40% कम से कम फेलियर रेट है, तो इसलिए उसकी काउंसलिंग बड़ी जरूरी है। जब भी आप IVF की बात करें, टॉप पे कहें आई विल काउंसल माय पेशेंट अबाउट द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट एंड द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। कॉस्ट का लफ्ज जरूर बोलिए, कॉस्ट का लफ्ज जरूर बोलिए। तो दूसरी बात, IVF की काउंसलिंग के बाद फिर नंबर 2 हमने उसको बोलना है, उसका प्रोटोकॉल बताऊंगी, लफ्ज सिर्फ प्रोटोकॉल बोलूंगी, डिटेल ना बोले, उसका प्रोटोकॉल बताऊंगी कि स्टिमुलेशन हम ओवेरियन कैसे करेंगे, फिर उसकी मॉनिटरिंग बताऊंगी कैसे करेंगे, फिर उसका OPU ओवम पिकअप बताऊंगी, और बाद में ET एंड फॉलो। ये अल्फाज बोलने हैं आपने। मैं दोबारा कहता हूँ, IVF की काउंसलिंग, आई विल काउंसल माय पेशेंट अबाउट द कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट and success rate and complications. Then I will, फिर भी वो कहती है करो जी, फिर I'll tell her कि उसकी
स्टिमुलेशन कैसे होगी, मॉनिटरिंग कैसे होगी, ये लिख लीजिए। स्टिमुलेशन, मॉनिटरिंग, ओवम पिकअप, then embryo transfer ET, and luteal phase support. ET के बाद कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, और उसके बाद ये बोल के फिर आपने चुप कर जाना है कि आपका IVF कंप्लीट हो गया, फिर आगे पीछे कुछ ना बोले। अगर ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन की बात करते हैं, OHSS, आप कहें जी कि every patient going through IVF is hyperstimulated, लेकिन अच्छे सेंटर्स में तो, बल्कि एक दफा मैं किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कहा, तो बंदे ने खड़े होके बयान ही दे दिया कि OHSS doesn't exist anymore if you properly monitor. Anyway, OHSS still happens 1 to 5%. फिर उसके मतलब पूछा जाता है, ओवरीज हाइपरस्टिमुलेटेड, इसके ग्रेड्स हैं 1, 2, 3। और जनरली स्पीकिंग, हेमोडायनामिक कंट्रोल, एंटी वीनस थ्रोम्बोसिस ट्रीटमेंट, लोप्रेन या हेपरिन, एंड देन ड्रेनेज थ्रू द कल्डी-सैक, आमतौर पर ये ट्रीटमेंट। हाँ, कहीं पे मैंने बीच में कहना चाहिए था मुझे, मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड बैलेंस, चूंकि डिहाइड्रेट हो जाते हैं, फ्लूइड बहुत सारा पेट्रोनी में चला जाता है। सर वो पेशेंट तो मतलब ये कह रही थी कि हस्बैंड नहीं मान रहा मेरा अडॉप्शन के लिए, और हाँ, अच्छा, हम उधर आ गए कि जी वो पेशेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसका क्या है। जी सर। नंबर वन, आप उसको कहिए कि if this is the final treatment, I tell her, explain to her, this is the best treatment available to her. If she cannot afford, I'll seek some organization to provide financial support. इम्तिहान में ये बोली। सर ये मैंने बोला था, लेकिन वो फिर से यही बोल रही थी ये तो बहुत कॉस्टली है। इसका मतलब कहो कि जी, मतलब हमारा नाम ले दो बेशक, हम रमजान पैकेज करते हैं, रमजान में सिर्फ इंजेक्शंस के पैसे लेते हैं और कोई नहीं लेते। अच्छा सर, माशाल्लाह। सर नहीं, मैंने उनको यही बोला था कि हमारे पास कुछ एनजीओज हैं जो फंड्स प्रोवाइड करती हैं, हम आपकी उनसे मदद करेंगे, लेकिन पेशेंट ने वो नाम होने तो और बात है, कोई बात नहीं, आपने कह दिया, हमने कह दिया, आर्गुमेंट नहीं करना सर। लेकिन उन्होंने ना फिर सेकंड सेंटेंस में यही आर्ग्यू किया था कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे उनकी कीमी ये नहीं था कि कोई भी एनजीओ जैसे फंड्स प्रोवाइड नहीं करती आईवीएफ के लिए। नहीं कहो जी, अच्छा चलो, अच्छा हुआ आप नीचे कि मोस्ट ऑफ द IVF centers which provide IVF treatment, they have a voluntary group called Friends of IVF. जैसे किसी अमीर औरत की प्रेगनेंसी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, उनको हम कहते हैं कि जी डोनेट करो, सदका निकालो। तो फ्रेंड्स ऑफ IVF ने एक फंड बनाया हुआ है जिसमें से ऐसे मरीजों की हेल्प की जा सकती है। मैंने दो बातें बोली, एक हम रमजान पैकेज करते हैं, more than 100 patients we do in 1 month in that। दूसरा काम हम बंद कर देते हैं, सिर्फ रमजान पैकेज करते हैं, उनसे सिर्फ इंजेक्शंस के पैसे लेते हैं या कहते हैं इंजेक्शन ले आओ, हम कोई नहीं लेंगे। तो एक बात। दूसरा, most of the IVF centers have a voluntary group called Friends of IVF,
तो वहां से हेल्प की जा सकती है। मतलब आप ये कहिए कि जी वॉलंटरी एजेंसी से हम हेल्प लेंगे टू फॉर सच पुअर पेशेंट, बट ऑब्वियसली एवरी पुअर पेशेंट कांट बी हेल्प, तो उनको लिए देन वील एक्सप्लेन। तो जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, द ऑल्टरनेटिव इज adoption either within family or outside family. जी सर। लेकिन वो आज हमने डिस्कस नहीं किया, डोनर एग डोनर स्पर्म पाकिस्तान में अलाउड नहीं है, ईरान में होता है। तो वो कैन सेंड द पेशेंट टू ईरान, वी डू, हर रोज मैं तो बहुत सारे भेजता हूँ। डोनर एग जहाँ पे प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी या फेलियर है, या जहाँ पे एजोस्पर्मिया है, इलाज नहीं है, तो उनके लिए डोनर एग डोनर स्पर्म तेहरान में अवेलेबल है। वो इस्लामी मुल्क है, वो जायज़ कहते हैं, तो उन तक है कि वो जायज़ है या नहीं जायज़, इस बहस में नहीं हमने पढ़ा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल हमने काफ़ी कम्प्रिहेंसिव ये कवर कर लिया, सब फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी। अगली दफा जो भी टॉपिक है बता दीजिए, अभी बता दीजिए या फिर सर इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट वीक, जो आपने एजोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया मेल सबफर्टिलिटी को कवर कर लें। हाँ वो हमने कवर नहीं किया, चलो अगले हफ्ता यही कर लेंगे। थैंक यू सर। इसके फाइन Thank you, sir. ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। मुझे तो आप लोगों से बात करने में बड़ा मजा आता है, आई लव इट। पता नहीं आपको कितना फायदा होता है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन सर बहुत फायदा हुआ है सर, थैंक यू सो मच। सर एक क्वेश्चन। जी पूछे। सर ये है कि हमें पता है कि उसमें एंडोमेट्रियोसिस है फीमेल पार्टनर में, तो इसमें भी सबसे पहले हम सीमेन एनालिसिस पूछेंगे। हाँ वो तो बिल्कुल पक्का, वो तो चाहे कुछ भी है, प्राइमरी है मिनोरिया भी है। सीमन इज नॉन इन्वेजिव सिंपल मिनिमम कॉस्ट टेस्ट, और बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हस्बैंड इज एज मच रिस्पांसिबल फॉर सबफर्टिलिटी एज वाइफ इज। और फिर आपको पता है कि हस्बैंड का टेस्ट ना हुआ, वो सारा बीवी को ब्लेम करते हैं, हर कोई बीवी 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 बीवी। तो एटलीस्ट देयर इज 50% चांस कि बीवी विल बी स्पेयर्ड फ्रॉम दैट प्रेशर। ओके जी, खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच। हाँ जी, ध्यान से एग्जाम लिखन दिया अगर आएंगे तो बोर्ड नहीं कर सकता, उनका मैं एक्सप्लेन कर दूं नहीं वो